तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी सेकंड ओडीआई मैच में। थर्ड ओडीआई मैच में क्या हमें कोई चेंजिंग नजर आ सकती है? अब हारिस रऊफ की जो प्लेइंग 11 में शमूलियत है, जो जगह है थर्ड ओडीआई मैच में, वो डाउटफुल है, क्योंकि सेकंड ओडीआई मैच में जिस तरह उन्हें हिट किया था बॉल हेलमेट पे, विल ओरुर्की ने आई गेस हिट किया था हारिस रऊफ को, जो हेलमेट में बॉल लगा था। उसके बाद वो जो कंकशन टेस्ट था वो पास नहीं कर सके थे, फेल हो गए थे कंकशन टेस्ट में, जिसकी वजह से रिप्लेस किया था नसीम शाह ने बैटिंग करने के लिए जो आए थे और 50 रन स्कोर करके गए थे। तो पता नहीं अब हारिस रऊफ अगर तो कंप्लीटली तौर पे फिट है तो शायद वो खेलेंगे तीसरा मैच, अगर तो कंप्लीटली फिट ना हुए हारिस रऊफ तो तीसरे मैच में जो शमूलियत है हारिस रऊफ की, जो इम्कानात हैं प्लेइंग 11 में होने के, वो चांसेस मुझे कम ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तैयब ताहिर को भी ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं तीसरे मैच में, और इरफान खान नियाजी जो कि पहले ओडीआई मैच में खेले थे, दूसरे में उनको बेंच किया गया, तीसरे मैच में शायद से दोबारा इरफान खान जो नियाजी हैं वो तैयब ताहिर की जगह पे वापस आ सकते हैं तीसरे ओडीआई मैच में मेरे ख्याल से। नहीं वैसे चेंज करना चाहिए, अगर मेरे पर्सनल अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से सेम प्लेइंग 11 के साथ आप चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा अगर आपने चेंज करना भी है ना, तो आप फास्ट बॉलर एक जो नसीम शाह हैं उनको आप खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास नए बॉल से बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर नहीं है। पिछले मैच में हमने देखा जिस तरह सेकंड ओडीआई मैच में फहीम अशरफ ने बॉलिंग स्टार्ट की आपके बॉलिंग यूनिट की तरफ से, जब आप टॉस जीत के आपने बॉलिंग डिसाइड की और आप नए बॉल से फहीम अशरफ बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, जो बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नजर नहीं आया नए बॉल से, कोई उसे सीम स्विंग देखने को नहीं मिली उसकी तरफ से, और उसके जो पेस है वो 120 यॉर्ड पे वो बॉलिंग कर रहा है, मतलब कि इस तरह की पेस पे मीडियम पेसर आप स्टार्ट करवा रहे हैं बॉलिंग अपने मीडियम पेसर से, नए बॉल से वो बॉलिंग कर रहा है, तो नया बॉल का जो स्विंग होता है, जो एडवांटेज नए बॉल का होता है बॉलिंग टीम जो लेती है, वो उसको वेस्ट करने वाली बात है मेरे ख्याल से। तो अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं नसीम शाह को, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसकी जगह पे खिलाएंगे। या तो अगर हारिस रऊफ आया जाएगा और हारिस रऊफ की जगह आप नसीम शाह को खिला देते हैं, तब भी आपके लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि हारिस रऊफ मिडल ऑफ द इनिंग्स जो ओवर्स करते हैं आके, फिर वो अगर नहीं होंगे तो मिडल ऑफ द इनिंग्स आके ओवर्स कौन करेगा? नसीम शाह नया बॉल कर लेगा। आकिब जावेद को भी देखना पड़ेगा, जिस तरह सेकंड ओडीआई मैच में आकिब जावेद ने बॉलिंग की, नए बॉल का जो स्विंग था बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था आकिब जावेद से, तो उनको भी बड़ी मेहनत बड़े हार्डवर्क की जरूरत है, इंप्रूव करना पड़ेगा उनको भी, नया बॉल कैसे यूटिलाइज करते हैं सारा कुछ सीखना पड़ेगा। तो आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा किस प्लेइंग 11 के साथ वो जाते हैं। हारिस रऊफ को अगर बिठा के नसीम शाह को खिलाएंगे तब भी फंसेंगे, नए बॉल से नसीम शाह बॉलिंग कर लेगा, आकिब जब दूसरे एंड से बॉलिंग करके कर लेगा, लेकिन मिडल ऑफ द इनिंग्स जहां पे आपको दरमियान में 10वें ओवर से लेके 40th जो ओवर होता है, जो मिडल फेज होता है एक इनिंग्स का, उसमें आपके लिए ओवर्स कौन करेगा? सुफियान मुकीम होगा, एक एंड से कर रहा होगा, दूसरे एंड से आपका विकेट टेकिंग जो बॉलर था हारिस रऊफ वो मिस होगा, तो कौन करेगा उसके साथ बॉलिंग? सुफियान मुकीम के साथ। तो ये चीज सोचने वाली है। और अगर आप हारिस रऊफ को ही खिलाते हैं, नसीम शाह नहीं खेलता, तो सेकंड ओडीआई मैच वाली हालत आपकी दोबारा से, नए बॉल से बॉलिंग कौन करेगा? हारिस रऊफ को आप नए बॉल से बॉल करवाओगे तो जो इफेक्टिवनेस हारिस रऊफ की पुराने बॉल से नजर आती है वो नए बॉल से नजर नहीं आती। हारिस रऊफ के साथ भी यही मसला है कि वो नए बॉल से जो एक एडवांटेज मिलता है ना अर्ली ऑन स्विंग का, जब आप विकेट लेने के लिए जाते हैं, वो चीज हमें हारिस रऊफ से नए बॉल से देखने को नहीं मिलती, जैसे कि वो पुराने बॉल से जब आते हैं बॉलिंग करने के लिए वो विकेट्स आपको लेके देते हैं। तो मेरे ख्याल से पुराने बॉल से ज्यादा बेहतर बॉलिंग हारिस रऊफ करते हैं एज कम्पेयर टू द न्यू बॉल। तो अगर आप नसीम शाह को ऐड करते हैं, बॉलिंग अगर आपने पूरी करनी है ना, देखो पाकिस्तान पहला मैच आ रहा बॉलिंग की वजह से, दूसरा मैच आ रहा बॉलिंग की वजह से, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग पूरी करने की जरूरत है, बजाय आप अपने बैटर्स इतने भर भर के खिला लें। तो अगर आपने तैयब ताहिर को ड्रॉप करना भी है ना, तो बजाय आप इरफान खान नियाजी को ऐड करें, आप नसीम शाह को ऐड कर लें, फहीम अशरफ को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आप खिला लें, क्योंकि बड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आया हुआ है, 73 रन करने के बाद बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फहीम अशरफ की तरफ से देखने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अब अगर जब जरूरत होगी फहीम अशरफ की तरफ से, आप फहीम अशरफ पे रिलाई करें, बैटिंग पे उनके रन पे रिलाई करें, क्योंकि वो रन आपको करके देंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और टीम के लिए खेलना चाहिए, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलना चाहिए। तो आप उनका रोल उनको वाजिया करें कि भाई आपसे 3 या 4 ओवर हमने करवाने हैं पूरे मैच में, ठीक है, लेकिन बैटिंग में हमें आपसे रन चाहिए, तो मैच्योर बैटिंग आपकी तरफ से हमें मिलनी चाहिए। तो ये आप उनका रोल डिफाइन करें, क्लियर करें, उन्हें बताएं, और साथ में तैयब ताहिर की जगह पे आप नसीम शाह को लेके आए, तो नसीम शाह और आकिब जावेद नए बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये दो पेस बॉलर। तीसरा पेस बॉलर आपके पास आ जाएगा हारिस रऊफ, ये 3 तगड़े पेस बॉलर आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद वसीम जूनियर आपके पास है जो पुराने बॉल से बॉलिंग करता है, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर, ये जो है 2 बॉलर, ये मिडल ऑफ द जो मिडल फेज है इनिंग्स का, उसमें आके विकेट टेकिंग एबिलिटी दोनों के पास है। पुराने बॉल के साथ दोनों बड़ी तगड़ी बॉलिंग करते हैं, नए बॉल के साथ नसीम शाह और साथ में इनके हो जाएंगे जी ये
आकिब जावेद और पुराने बॉल के साथ हारिस रऊफ एंड वसीम जूनियर, ये दो बॉलर पुराने बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे और साथ में इनके साथ मौजूद होगा सुफियान मुकीम। ये 5 आपको तगड़े बॉलर्स होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कहीं पे जरूरत महसूस हो तो आप फहीम अशरफ से 4 या 3 4 5 जितने आपने ओवर्स करवाने हैं, जितनी आपको जरूरत महसूस हो आप करवा सकते हैं, अगर किसी आपके बॉलर का डे ऑफ चला जाता है तो अदरवाइज ये मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 बैटिंग में कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला शफीक खेलना चाहिए, मामूल हक, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, ये 5 बैटर्स आपके श्योरली खेलने चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पे आपके पास फहीम अशरफ को आना चाहिए, नंबर 7 पे वसीम जूनियर को, या नंबर 7 पे नसीम शाह को, नंबर 8 पे वसीम जूनियर को, नंबर 9 पे हारिस रऊफ, नंबर 10 पे आकिब जावेद, नंबर 11 पे सुफियान मुकीम। तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेइंग 11 है ये ज्यादा सेटल्ड डाउन और ज्यादा बैलेंस नजर आएगी एज कम्पेयर टू जो आपने सेकंड ओडीआई मैच में खिलाई है उसके मुकाबले में। तो अगर तो आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मैं आपको जो बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड है वहां का अगर मैं आपको ओडीआई रिकॉर्ड बताऊं, तो जो ओडीआई रिकॉर्ड है ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड ने इस ग्राउंड में 10 मैचेस खेले हैं, 10 में से 5 मैचेस न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे जीती हुई है। ओडीआई मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मैचेस न्यूजीलैंड की टीम इस ग्राउंड में हारी है। और पाकिस्तान तो आई गैस यहाँ पे कोई मैच ओडीआई अपना खेली ही नहीं है। लेट्स सी, अब चेक कर लेते हैं हम जो ओडीआई मैचेस पाकिस्तान ने इस ग्राउंड में कोई नहीं खेले जी, कोई पाकिस्तान ने ओडीआई का मैच बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खेला। लेकिन एक जो टी20 मैच आप पाकिस्तान ने इस सीरीज में ही, इस टूर पे मतलब के, जो पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड है, जो 2025 का जो दौरा पाकिस्तान ने किया न्यूजीलैंड का, जो 5 टी20 मैचेस की जो सीरीज थी उसमें जो बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान ने एक मैच खेला था, जो इनका टी20 लाइनअप था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन उस मैच में 105 रन पे सिर्फ पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। तो देखते हैं ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान की जो टीम है ये बिल्कुल मतलब कि टी20 स्क्वाड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखते हैं इस ग्राउंड में पाकिस्तान की जो ये टीम है वनडे की ये क्या परफॉर्मेंस हमें दिखाती है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की टीम ओडीआई मैच इस ग्राउंड में नहीं खेली। न्यूजीलैंड ने 10 मैच खेले जरूर हैं और 10 में से 5 मैच न्यूजीलैंड हारा है और 5 मैच न्यूजीलैंड जीता है। तो ये अभी तक के मतलब के इस ग्राउंड में न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान की तो खैर ग्राउंड मैच ही नहीं खेला हुआ, न्यूजीलैंड की ये परफॉर्मेंसेज है। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड में देखूं वनडे इंटरनेशनल्स का, तो जो वनडे इंटरनेशनल्स का हाईएस्ट स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूं अभी कि क्या न्यूजीलैंड ने इस ग्राउंड में स्कोर किया हुआ है, या ओवरऑल अगर मैं देखूं वेट जी अभी चेक कर लेते हैं। जिमी 70-80%, नो चांस ऑफ मैच इन द मॉर्निंग, द रेन प्रेडिक्शन इज 80-85%। नहीं यार वो कम हो गई है, पहले 80-85% बता रहे थे फहीम की फट जाएगी। तुक्के से एक मैच में लगते हैं, तुक्के एक मैच में लगते हैं, बात तो सही है बिल्कुल, ऐसे तुक्का एक मैच में लगता है। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं फहीम अशरफ की तरफ से देखने को नजर आ रही, तो वो जो स्टेटमेंट्स दे रहा है ना, तो उससे तो कह लो कि ऐसे लग रहा है कि बड़ा भाई का कॉन्फिडेंस लेवल है जो हाई हुआ है। तो सेकंड मैच में भी जाहिर सी बात है अगर अपॉर्चुनिटी मिलनी भी चाहिए, जो कि मिलेगी, तो उसके बाद रन्स उनकी तरफ से स्कोर हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बॉल बोल रहे हैं जी 73 रन स्कोर करने के बाद। तो हमें तो यही उम्मीद है कि परफॉर्म वो करेंगे। विश हिम बेस्ट ऑफ लक और पाकिस्तान ऐसा परफॉर्म करेंगे जिसका पाकिस्तान को फायदा हो। पाकिस्तान तीसरे मैच में हराए न्यूजीलैंड को, प्राइड के लिए अपने खेले, क्योंकि दूसरे मैच में बड़ी जिल्लत भरी हार पाकिस्तान को नसीब हुई है। तो उसके बाद अब जीतना तो पाकिस्तान का बनता है यार। और जिस तरह से बॉलर्स उनके हमारे बैट्समैनों को या बॉलरों को हेलमेटों में बॉल मार रहे थे, खासतौर पे हारिस रऊफ, नसीम शाह पे जिस तरह उन्होंने अटैक किया हुआ था उनके बॉलर्स ने, तो हमारे बॉलरों को भी चाहिए, फास्ट बॉलर्स को, हारिस रऊफ को, नसीम शाह, आकिब जावेद, वसीम जूनियर, अगर ये चारों खेलते हैं तो इन चारों को भी चाहिए भाई आज शेरों की तरह आए, जरा पता चले वाकई न्यूजीलैंड को कि यार वाकई भी पाकिस्तान की टीम आई हुई है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करें, तगड़ी बॉलिंग करें, हेलमेटों में मारे इनके भी जरा बॉल, पता चले कि वाकई यार कोई मैच इंटरनेशनल हो रहा है। तो भीगी बिल्ली बन के मैच खेलने ना जाए, बस ये मैं कहना चाहूंगा। अगर न्यूजीलैंड का मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं इस यहाँ पे ओडीआई में, ओके लेट मी चेक। अच्छा आप जो बता रहे थे ये कि अपने प्लेयर को बातें पेलना आती हैं, बस बात सही बात है। वैसे पाकिस्तान के जितने मोस्टली जो प्लेयर्स हैं खाली बातें ही करते हैं, बातें करने के बाद खुश हो जाते हैं।
तो ये चीजें तो हमने पहले भी बड़ी बार देखा है। अच्छा, जो आप 80-85% चांसेस जो बता रहे थे ना, ये वाकई पहले ना एक दिन पहले तो 100% भी थी बारिश के जो चांसेस थे, लेकिन हर थोड़े गुजरते टाइम के साथ ना इनकी जो रेन फॉरकास्ट की जो प्रोडिक्शन है ना, ये चेंज होती रहती है। तो अभी 2 बजे से लेके ना सुबह के 7 बजे तक बारिश के चांसेस जो है वो 20-30 इस तरह हैं। लेकिन 8 बजे से ऑनवर्ड बारिश के इम्कानात नहीं है। अगर कह लो कि निकाले ना इसका माउंट मैंगनोई बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड का वेदर अगर मैं निकालूं, तो वहां पे जो बताता है ना, वो मोस्टली सनी बता रहा है, मोस्टली सनी, ह्यूमिड एंड मोस्टली सनी। तो शायद हो सकता है कि हमें मैच देखने को मिलेगा। उम्मीद तो मुझे यही है, क्योंकि 7 बजे 8 बजे से ऑनवर्ड जो बारिश के जो चांसेस हैं वो 0% है। बारिश 8 बजे 0%, 9 बजे 0%, 10 बजे 0%, 11 बजे 0%। ये मैं साइड से चेक करके बता रहा हूँ, गूगल से नहीं बता रहा। देन दैट्स द गुड न्यूज। हाँ ये है, रेन प्रेडिक्शन इज लो। यस, रेन प्रेडिक्शन राइट नाउ इज लो। तो आगे कल तक ना ये रेन प्रेडिक्शन जो है, ये जो 0% शो हो रही है ना, कल जब मैंने चेक किया था तो ये 100%, 80%, 90%, कल इस तरह पूरे दिन में इस तरह शो कर रहा था हफ्ते के दिन। लेकिन मुझे पता था, जैसे हमने पहले भी बात की ना, कि ये आइलैंड है, यहाँ पे मौसम की जो सूरत हाल है वो चेंज होती रहती है हर घंटे 2 घंटे बाद। तो मैंने इसीलिए कल न्यूज ब्रेक नहीं की, मैं आज का वेट कर रहा था कि एक बार थोड़ा सा टाइम नजदीक आ जाए, तो मैं उस टाइम देखूंगा कि रेन के जो चांसेस है वो क्या बन रहे हैं। तो कल तो पूरे हफ्ते के दिन सुबह 8-9 से लेके शाम को 7-8-9 बजे तक बारिश ही बारिश थी। इवन संडे वाले दिन भी बारिश ही बारिश थी। तो संडे को अभी भी बारिश शो कर रहा है अच्छी खासी। तो लेकिन आज जब अभी न्यूजीलैंड में टाइम तकरीबन हो रहा है 2 बज रहे हैं, न्यूजीलैंड में 2-2:30 का टाइम हो रहा है इस टाइम पे, और बारिश के जो चांसेस है वो 20% शो कर रहा है। और सुबह 7 बजे तक ना 20-30 इस तरह परसेंटेज शो कर रहा है रेन की। लेकिन 8 बजे के बाद कोई बारिश के चांसेस शो नहीं कर रहा, मोस्टली सनी बता रहा है, ह्यूमिड बता रहा है। अभी तक के लिए ये मतलब कि बता रहे हैं। बाकी देखते हैं जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता है, तो दोबारा से अगर तो ये चांसेस जो रेन के हैं कम ज्यादा होंगे तो पता चलेगा। 7 बजे जो 13% चांसेस शो कर रहे हैं रेन के, 7 बजे के बाद 8 बजे 0%, 9 बजे 0%, 10 बजे 0%, 11-0, 12-0, 1-0, 0-0, 0-0, मतलब कि आगे 0% चांसेस है। और बिल्कुल धूप निकली हुई होगी, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है जो टेम्परेचर है 4-5 बजे के आसपास। तो इतना मतलब कि डूब बता रहा है कल के मैच में। तो अभी तक तो ये मतलब कि प्रेडिक्शन शो कर रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है। बाकी आगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो पता चलेगा कि क्या बनता है। अच्छा जी, हम बैटिंग रिकॉर्ड अगर हम देखें न्यूजीलैंड का, यहाँ पे न्यूजीलैंड और हाईएस्ट टोटल जो न्यूजीलैंड ने वनडे इंटरनेशनल में बे ओवल के ग्राउंड में जो बनाया हुआ है, अरे भाई साहब, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के अगेंस्ट 50 ओवर्स में 371 रन इस ग्राउंड में स्कोर किए हुए हैं, और वो मैच जीता था न्यूजीलैंड। और 7.42 का रन रेट था। सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे 319 है न्यूजीलैंड का 50 ओवर में, वो भी अगेंस्ट श्रीलंका है। तीसरा जो हाईएस्ट न्यूजीलैंड का है वो 300 है, अगेंस्ट इंडिया है ये मैच, और 300 टोटल इन्होंने स्कोर किया था, थर्ड हाईएस्ट। उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट 294 है, अगेंस्ट ये भी श्रीलंका है, और ये 2016 में है। जो मोस्ट रिसेंट न्यूजीलैंड ने मैच खेला है वो आई गेस 2022 में खेला है, और वो अगेंस्ट खेला था जी नीदरलैंड्स, और वो मैच न्यूजीलैंड ने जीता था। 204 रन इन्होंने चेस, 204 रन का टारगेट था वो इन्होंने चेस कर लिया था 38.3 ओवर्स में। तो इजीली टारगेट चेस कर लिया था। अच्छा, न्यूजीलैंड ने जो 10 मैच यहाँ पे खेले हैं, 10 में से ये जीते 5 हैं। अब 5 जो ये मैच हारे हैं ना, उसमें से कह लो कि एक, दो दो मैचेस ऐसे हैं जो ये चेज करते हुए आ रहे हैं, वरना अदरवाइज 3 मैचेस ऐसे हैं जो ये पहले बैटिंग करके हारे हैं। और जो ये बैटिंग करके पहले हारे हैं ना 3 मैचेस, उनमें इन्होंने स्कोर किया था 243 अगेंस्ट इंडिया 2019 में, उसके बाद 230 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2014 में, उसके बाद फिर से 223 अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2018। तो मतलब कि 230 से 250 रन का जो टारगेट है ना, वो यहाँ पे कोई सेफ पार स्कोर नजर नहीं आ रहा। बाकी वो हम पिच रिपोर्ट भी अभी देख लेते हैं कि पिच की कंडीशंस क्या होती हैं। ये खैर मतलब कि न्यूजीलैंड के जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में वो है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं बताऊं तो वो बिल्कुल नील है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस ग्राउंड में, बे ओवल के जो क्रिकेट ग्राउंड है, ओडीआई मैच पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई नहीं खेला। तो ये पाकिस्तान की तरफ से है। पिच रिपोर्ट अगर हम देखें ना बे ओवल की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ पिच रिपोर्ट, पिच क्या कहती है। अच्छा जी, जो पिच बता रहे हैं कि ओपन ग्राउंड है एक तो वैसे,
और 11 टोटल मैचेस ओडीआई मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल अगर हम देखें तो 272 है। टाई यहाँ पे कोई नहीं हुआ। 11 मैचेस खेले गए हैं ओडीआई के बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड में और 11 के 11 के रिजल्ट्स आए हैं। पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है यहाँ पे 5 बार, सेकंड बैटिंग करते हुए टीम यहाँ पे जीती है 6 बार। तो मतलब कि रन बनते हैं, चेज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर 250, 260, 240, 230 इस तरह के रन जो होते हैं वो डिफेंड नहीं होते, वो चेज अमूमन हो जाते होते हैं। हाईएस्ट स्कोर जैसे मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड का 371 है यहाँ पे, और न्यूजीलैंड का ही हाईएस्ट है सबसे ज्यादा। और लोएस्ट स्कोर अगर हम देखें तो जो लोएस्ट स्कोर है वो नीदरलैंड का है, 202 पे ऑल टीम नीदरलैंड की आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 200 से कम रन जो है ना वो कभी भी नहीं बने। 200 से कम रन इस ग्राउंड में कभी भी नहीं बने, और 200 से 250 के बीच जो रन हैं वो 5 बार बने। 11 मैचेस में से 5 बार 200 से 250 रन बने, और 200 से 250 रन जब बनते हैं वो चेज हो जाते होते हैं इस ग्राउंड में। तो खैर स्कोर बिटवीन 250 से जो 300 के रन है ना दरमियान, वो 3 बार बने हैं, और अबव 300 भी 3 बार बने हैं। तो मोस्टली जो पिच कंडीशंस यहाँ पे, वी वांट फुल गेम, इट शुड नॉट रेन अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाइट वॉश, वी वांट फुल गेम। सही बात है, अगर बारिश हुई, मैच ना हुआ, नो रिजल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो व्हाइट वॉश ही है। व्हाइट वॉश का तमाचा लानती बरी और जिल्लत बरी जो हार है, और जो व्हाइट वॉश है वो हमारे जो पाकिस्तान के मुकदरों में लिखी जाएगी और हिस्ट्री में लिखी जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि बारिश ना हो, पूरा मैच हो और तगड़े तरीके से पाकिस्तान कम बैक करे। जिस तरह से सेकंड मैच में पाकिस्तान हारा है ना, बिल्कुल तगड़े तरीके से फास्ट बॉलर्स जिगरे के साथ आए यार खेलने के लिए। इवन पाकिस्तान के जो बैटर्स थे पिछले मैच में जिस तरह से आउट हुए हैं, बिल्कुल कह लो कि खेलने के लिए फाइट कोई दिखाई नहीं पाकिस्तानी बैटर्स ने, बिल्कुल डर के ही आउट होते रहे। तो थर्ड मैच में जब आए अपने प्राइड के लिए आए यार, इज्जत के लिए, अपने खेलने के लिए आए। तीसरा मैच मत सोचें ये कि सीरीज 2-0 से हार गए हैं, तीसरा मैच जीते और बताएं कि यार वाकई हमारी कोई टीम में कोई ताकत है, कोई हम खेल सकते हैं वाकई। तो एक कह लो कि साइन शो करें, जैसे अलार्मिंग साइन होता है ना, बाकी दुनिया को बताएं कि यार वाकई हम भी इस तरह से लताड़ के वन साइडेड मारे न्यूजीलैंड को, पता चले कि बाकी कोई टीम खेल रही है। तो ओडीआई जो स्टैट्स हैं, 11 मैच टोटल यहाँ पे खेले गए। पहले बैटिंग करते हुए 5 बार टीम जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए 6 बार टीम जीती है। लेकिन जो पिच अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं ना, तो जो बे ओवल क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है ये मोस्टली हाई स्कोरिंग पिच होती है। मतलब कि 371 रन स्कोर हुए हैं, और 11 मैचेस में से 6 बार ऐसा हुआ है कि 250 से ऊपर रन बने ही बने। 250 से, और 6 में से भी 3 बार ऐसे हुआ है कि 300 से ऊपर रन बने हैं। अच्छा, उन 3 में से भी एक बार ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट पौने 400 रन बने हैं, 371 रन। तो मतलब कि यहाँ पे रन बनते हैं, और स्पिनर्स यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। लेकिन अगर हम देखें जो मौसम की कंडीशन है, बारिश अगर रात पूरी हुई हुई होगी और पिच कवर रखी होगी इन लोगों ने, और सुबह जब पिच से कवर हटाएंगे ये लोग सारा, मतलब कि उसके बाद जो मॉइस्चर होगा ना, तो उसका जो फायदा होगा वो फास्ट बॉलर को होगा। तो मॉइस्चर होगा पिच में, मेरे ख्याल से अगर तो रात को ज्यादा बारिश होती है ना, तो इन स्टैट्स को देखे तो हम कहेंगे कि यार पहले बैटिंग आए या बॉलिंग आए कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन अगर हम मौसम की कंडीशन देखें ना, जब पूरी रात अगर बारिश होती रही, 8 बजे तक 7 बजे तक बारिश होती रही होगी, पिच कवर होगी, पिच में मॉइस्चर तो होगा, फिर जाहिर सी बात है। तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को दोबारा से टॉस जीतना है और बॉलिंग लेनी है। लेकिन बॉलिंग लेने के बाद मुंह उठा के सिर्फ बॉलिंग करते नहीं रहना, जो पिच पे मॉइस्चर है उन कंडीशंस को उसको यूटिलाइज करना है। जो एडवांटेज होता है नए बॉल का, पिच के ऊपर जो मॉइस्चर है उसका जो एडवांटेज है वो लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को नए बॉल से आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप 10 ओवर में 2-3 आउट इनके न्यूजीलैंड के कर देते हैं, लेट सपोज 40-50 इवन 60 रन पे भी आप 3 आउट करते हैं, न्यूजीलैंड के 2 आउट करते हैं पावर प्ले के अंदर अंदर 10 ओवर में। उसके बाद जब नए पुराने बॉल से जब आपके स्पिनर सुफियान मुकीम आएंगे, उसके साथ हारिस रऊफ आपके पास है, वसीम जूनियर आपके पास है, बॉल जब पुराना होगा थोड़ा सा, और ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी प्ले में आएगी। ओपन ग्राउंड है यहाँ पे, कोई कह लो कि साइड पे कोई इतने वो नहीं बने हुए, स्टैंड स्टूल्स नहीं बने हुए। ओपन ग्राउंड जब होता है तो वहां पे रिवर्स स्विंग देखने को मिलती है। तो कल के मैच में रिवर्स स्विंग भी प्ले में आएगी जब, और हारिस रऊफ जैसा बॉलर जिसकी ऑलमोस्ट कह लो कि 145 प्लस बॉल करता है, 143, 144, 145 इस तरह वो बॉल करता है, और वसीम जूनियर का जिस तरह का एक्शन है उसको भी रिवर्स स्विंग मिलती ही मिलती है। तो जब रिवर्स स्विंग प्ले में आएगी 10 ओवर में, अगर आपने 60 रन देके 2-3 ऊपर से आउट किए हुए होंगे, तो हारिस रऊफ और वसीम जूनियर जब आएंगे बॉलिंग करने के लिए, बहुत बड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगा। अगर तो दिमाग के साथ कल का मैच पाकिस्तान खेला तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, लेकिन दिमाग से पाकिस्तान खेलता नहीं है, मुश्किल पाकिस्तान के लिए ये है।